असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2022, जिसका कि एग्जाम 25 जून 2023 को होना है, उसको लेकर के ये बैच है। स्पेशली दो बैच आपको मिलेंगे यहाँ पर, पार्ट ए वाले और पार्ट बी वाले सेक्शन को लेकर के। ठीक, पार्ट बी वाला जो सेक्शन है वह इवनिंग में शाम को 6 बजे रहता है, जबकि पार्ट ए वाला जो सेक्शन है जिसमें एमपी वाला जीएस है, वह जो सेक्शन है वह सुबह के समय रहेगा, 12 बजे के आसपास रहेगा। लाइव अटेंड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं अटेंड कर सकते, हर दिन की आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक, तो ये दो लेक्चरों के माध्यम से अपन चीजों को लेकर के चलेंगे, बीच में भी और भी लेक्चर्स वगैरह बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा तो अपन प्रयास करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो बैच है जिसमें विशेषकर विद्यार्थियों का जो ध्यान है, बोले सर पार्ट बी को लेकर हम ज्यादा फोकस है, पार्ट ए तो हमारा थोड़ी बहुत तैयार है या पहले से पढ़ा हुआ है, परिचित इत्यादि है। मेरा बिल्कुल सीधा सा सजेशन है कि दोनों ही सेक्शन आपको लेकर के चलने हैं, और दोनों ही सेक्शन विधिवत इस क्लास में आपको पढ़ाए जाने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। वैसे ही पोस्टों की संख्या कम है, कंपटीशन है, माइनस मार्किंग भी है, अभी बहुत प्रैक्टिस करना आपको बाकी है। ठीक, टेस्ट सीरीज वगैरह भी अभी होनी है, पहले थोड़ी सा पढ़ लें, कुछ चीजें तैयार कर लें, फिर इसके पश्चात अपन टेस्ट सीरीज वाला जो सेक्शन है अपन उस पर भी आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये स्पेशली जो बैच है ये डेडिकेटेड बैच कहलाएगा, किसके लिए? असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा के लिए। नया बैच है ये, 22 फरवरी है आज, 2023 है। आज को इस दिनांक से अपन इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू बैच है। ठीक, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बिगनिंग से पढ़ने वाले हैं। आपने पहले से भले ही कितना पढ़ के रखा हो, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, मैं यही मान के चलूंगा कि हाँ साहब बिल्कुल कुछ आपने तैयार नहीं किया हुआ है, और आपको एक एक चीज तैयार करवानी है। इतनी जो टाइम ड्यूरेशन अपने पास में है उतने में ही तैयार करवानी है, अच्छे से अच्छा तैयार करवाना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, रूट से लेकर के चलने का प्रयास करूंगा, और मैं यही मानूंगा कि हाँ आपको पार्ट ए और पार्ट बी वाले सेक्शन को लेकर कुछ भी नहीं बनता, तो मैं बिल्कुल वहां से चालू करूंगा। जहां तक का आपको बनता है वहां से आप पकड़ सकते हैं, कैरी कर लेंगे, उसके आगे का तो मैं बताने ही वाला हूँ। तो एक एक चीज को अपन विधिवत पढ़ने वाले हैं। तो ये रहा क्लास का शेड्यूल। सुबह पार्ट ए वाली बात, इवनिंग में शाम को 6 बजे पार्ट बी होने वाला है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आपकी होने वाली हैं अभी, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं होती हैं। बाद में टेस्ट सीरीज भी अपन रखेंगे, तो इन्हीं दिनों में कुछ ना कुछ रखने वाले हैं, सैटरडे के आसपास में रखेंगे। तो ये चीज होगी। पार्ट बी को लेकर के अभी इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिलेबस आप सभी ने देख लिया होगा, उससे आप परिचित होंगे, फिर भी कुछ मूलभूत बातों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 10 यूनिट दी गई हैं, पार्ट बी में 10 यूनिट दी गई हैं आपको, 10 यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स के बारे में आप जानते होंगे, हायर एजुकेशन से संबंधित है, काफी लेंदी है ये यूनिट्स, आपको स्टार्टिंग में ही बता दें। कई सेक्शन इसमें जो समाहित किए गए हैं वो लेंदी है, कई चीजों पे लगातार अपडेशन है, कंटेंट वगैरह अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हार्ड कॉपी नोट्स हम प्रोवाइड आपको करेंगे, और इतना अच्छा वो नोट्स रहेगा कि पूरा का पूरा सेक्शन जो सिलेबस में दिया वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो उससे आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं। एडमिशन के एक सप्ताह के पश्चात में वो आपके एड्रेस पर सामान्य तौर पर पहुंच जाता है ना। ग्रामीण क्षेत्र वगैरह हो तो उसमें थोड़ी सा कई बार समय लग जाता है। तो आपके पास में हार्ड कॉपी नोट्स भी रहेगा, क्लास में आपको बताया जा रहा है, जो भी कंटेंट बताया जाएगा उसको अपन यथासंभव अपडेट रख रहे हैं, अपडेटेड कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही कुछ होमवर्क भी वगैरह भी दिया जाने वाला है। ठीक है, पार्ट बी में आपको कितनी 10 यूनिटें दी गई हैं। 10 यूनिटें कौन कौन सी हैं साहब जी? एक तो सबसे पहला उच्च शिक्षा को लेकर के आता है, यूनिट नंबर 1। इसके अंतर्गत कई चीजें दी हैं, फॉर एग्जाम्पल शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा के उद्देश्य, उसके लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम, उसका स्वरूप, उसकी परियोजना, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, रूसा, डीएस, टीसी, राष्ट्रीय सूचना केंद्र, ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह अपन को दिए हैं, प्लस इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी अपन को यहाँ पर दिए हुए, ये पूरा पढ़ेंगे अपन। यूनिट नंबर 2 के बारे में यदि हम बात करें तो वहां पर आपको दिया हुआ है उच्च शिक्षा का सामान्य प्रशासन। पहले वाले में भी उच्च शिक्षा, लेकिन दूसरे वाले में क्या है? सामान्य प्रशासन। उसके अंतर्गत कई सेक्शन दिए हैं, चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग
संगठन इत्यादि वगैरह के संदर्भ में हम बात करें, उत्तरदायित्व वाली बात कहें अपन, ये चीजें दी हैं, सूचना का अधिकार वगैरह भी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जन शिकायत निवारण प्रणालियां, इन सबका कंटेंट आपको मिलेगा, हार्ड कॉपी नोट्स मिलेगा, बिल्कुल निश्चित रह सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, तीसरे नंबर पर दिया आपको शैक्षणिक प्रशासन, विशेषकर इसमें आपको एक्ट दिए हुए हैं। ठीक, इसको भी अपन पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लेंदी कहलाता, बहुत धाराएं हैं, बहुत सारे अपडेशंस वगैरह हैं, चाहे यूनिवर्सिटी एक्ट हो, चाहे केंद्रीय अध्ययन बोर्ड नियम हो, काफी हो जाते हैं, 4 से 5 अपन को वहां पर दिए हुए हैं, ये अपना तैयार होगा। उसके भी पश्चात में चौथे नंबर पर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रशासन अलग से दिया है। कई यूनिट है, आप कैसे लगेंगे, बोले सर ये वाला तो हम पिछली यूनिट में ही पढ़ चुके हैं, सेम बात लगभग यहाँ पर रिपीट है, थोड़ी सा बस अंतर है, हालांकि वो कॉमन है, बट थोड़ी सा कुछ चीजों को लेकर के अंतर है, जिसके कारण अपन उसको अलग से यहाँ पर देखेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 आपको दी है, अलग ही चीजें हैं इसमें, तो 6, 7 अपन देखेंगे तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में दिया हुआ है। 8 नंबर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा का पूरा 8 यूनिट केवल और केवल इस टॉपिक को समर्पित है साहब। इसका मतलब है कि इसमें से काफी क्वेश्चन आने हैं। 9th वाले में आपको कमीशंस वगैरह दिए हैं, समितियां वगैरह दी हैं, आयोग दिए हुए हैं, इस प्रकार से अपन को मिलता है। जबकि 10वें वाले में अपन को कॉम्प्रहेंशन वगैरह दिया, हिंदी वाला भी दिया है, इंग्लिश वाला भी दिया है। तो एक मोटे तौर पर आपको ये बताया, सारी चीजें पढ़ेंगे, इनको पढ़ने का जो अपना तरीका रहेगा वो आपको पहले से ही क्लियर कर, पहले हम यूनिट नंबर 1 ही पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1 के पश्चात में ही 2 आएगी, उसके बाद में ही 3 आएगी, उसके बाद में ही 4 आने वाला है। तो ऐसा अपना सीक्वेंस चलने वाला है इस बैच में। ये नहीं करेंगे किन्हीं भी कारणों से कि बोले नहीं पहले यूनिट नंबर सर 3 पढ़ा दीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कई विद्यार्थी तर्क भी देते हैं कि बोले नहीं सर हमारे बाकी तैयार है, आप तो हमें ये बता दीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, पहले ही बता दें। क्यों? क्योंकि मैं बिल्कुल यह मान के चलूंगा कि इन विद्यार्थियों को जिनको कुछ नहीं बनता, बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ाना है मुझे, तो वहां से ही पढ़ाऊंगा, वहां से ही उठाऊंगा। पहले से ही अपनी रूपरेखा बता दी है मैंने आपको, क्रमबद्ध होकर ही पढ़ाने वाला हूं। आप चाहें तो बाद में मैच भी कर सकते हैं कि सर सिलेबस में जो सेक्शन दिया है पूरा का पूरा आपको पढ़ाया गया, विधिवत ही अपना होने वाला है। बैच में पढ़ने के दौरान में जो अपनी अप्रोच होने वाली है वो ये होगी कि साहब क्लास में ही आप मैक्सिमम कंटेंट को, उसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेंगे, क्लास में ही जो भी उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो आपको याद करवाने का प्रयास करेंगे। आपको भी सहयोग करना है, कोऑर्डिनेशन करना है, ताकि वो अपन को अच्छे से हो जाए। क्लास के दौरान में ही इसमें गत वर्ष में या गत वर्ष की परीक्षाओं में, चाहे मध्य प्रदेश वाली हो चाहे अदर वाली हो, किस प्रकार से प्रश्न आए हैं, किस प्रकार से प्रश्न आए हैं या आते रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर भी बताएंगे, ताकि आप उस बात को कनेक्ट कर सको कि जो आप पढ़ रहे हो उसका एक्चुअल जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो कैसा आएगा, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिन पर क्वेश्चन बने हैं, क्यों बने हैं, कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह रहे हैं, वो बताएंगे। कहाँ से जोड़ जोड़ कर ये क्वेश्चन आते हैं, कैसे करंट अफेयर से जोड़ा जाता है, जोड़कर भी करंट अफेयर में जोड़ने के लिए बहुत सारी बातें, उनमें से कौन सा सेक्शन और क्यों पूछा जाता है, उन बातों को भी बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपकी एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच डेवलप हो सके फ्यूचर के लिए। तो ये अपनी रूपरेखा होने वाली है। और जब अपन ये कर लेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके आ गए हैं, क्लियर, फैक्ट्स भी हमको याद हो गए हैं, कॉन्सेप्ट भी हम समझ गए हैं, कुछ चीजें जटिल होंगी करने में, नो डाउट कठिनाइयां आएंगी, पर अपन मिलकर प्रयास करेंगे। और जब अपन ये सब चीजें कर लेंगे तो डेफिनेटली धीमे धीमे आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें एक पॉइंट और भी है, एक पॉइंट यह है माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग को लेकर के किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है। और सच बात तो यह है, देखिए कि कला या वहां टेक्निक लगाना माइनस मार्किंग संदर्भ में, एलिमिनेशन मेथड यूज करना, बहुत ही बेसिक बात है कि हाँ जो हमको पहले से बनता है वो बनाना, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो हमको अच्छे से आते हैं, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना जो हमको अच्छे से नहीं आते, ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है वो महत्वपूर्ण बात ये होती है कि साहब अगर आपने सही प्लस सटीक तरीके से पढ़ा है
और वो पढ़ा हुआ आपको याद भी है। तो डेफिनेटली माइनस मार्किंग वाले टाइप के जो क्वेश्चन है वो हों, चाहे कथन कारण वाले हों, चाहे बहुविकल्पी वाले हों, अगर वो आपके सामने आएंगे और आपको अच्छे से पढ़ा और आपको याद भी है, सटीक तरीके से पढ़ा है, तो निश्चित रूप से आप बता दोगे कि दिए गए 3 कथनों में से 4 कथनों में से कौन-कौन से सही हैं और कौन-कौन से गलत है साहब। ये तो व्यक्ति वहां पर फिर तुक्का लगाने की गुंजाइश क्योंकि बचती नहीं है, होती नहीं है, माइनस मार्किंग हमको पता है, कटेगा नंबर अगर गलत लगाएंगे तो अपन को सही लगाना। तो उसका मतलब है कि पहली अप्रोच अपनी क्या होगी, सही और सटीक तरीके से ना केवल पढ़ना बल्कि याद भी रखना। ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच होती है। बाकी इसके बाद की जनरलाइज चीजें होती हैं कि हाँ नॉलेज है, याद है, जितनी बातें पूछी उसमें 4 बातें पूछी, 4 में से अपन को 3 याद है, तो फिर अपन एलिमिनेशन मेथड लगा पाते, फिर अपन कोई तुक्का भी खेल सकते, कई बार अपन रिस्क भी ले सकते, बोले नहीं सर माइनस मार्क जो अपन को 100% बन रहे थे 100 क्वेश्चनों में से 70 तो हमने लगा लिए, 30 क्वेश्चन तो पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं। अब कितनों पर खेला जाए, बोले 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन जो भी अपना एक गणित को, उतने में अपन एक तार्किक तरीके से तर्क लगाते हुए, एक साइंटिफिक मेथड लगाते हुए कौन कौन से क्वेश्चनों को लगाएं, किस प्रकार से डील करें, उसकी स्ट्रेटेजी भी आपको बताई जाएगी। क्लियर है? तो ये अपनी रूपरेखा होने वाली है इस बैच के दौरान में। इस प्रकार से पढ़ेंगे, बहुत ही निष्ठा के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। अनुशासन हमारी पहली प्राथमिकता होगी, इस बात को क्लियर कर लें। अनुशासन फर्स्ट प्रायोरिटी होने वाली है, डिसिप्लिन मैं भी उसका पालन करूंगा और आप सभी से आशा की जाती है कि आप भी उसका पालन करेंगे, क्योंकि अनुशासन के बिना कुछ नहीं है। ठीक, तो अपनी कक्षा की जो पहली प्राथमिकता होती है वह होती है अनुशासन। दूसरी होती है साहब साहब क्लास की कक्षा की मर्यादा तथा उसके स्तर को लेकर के चलना। इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि आप जो बनने वाले हैं वह है अधिकारी, और उसमें से भी आप इतने बड़े अधिकारी बनने वाले हैं कि कई कैटेगरी के अधिकारी आपके अधीन आने वाले हैं। तो जब आप उस ओहदे, उस गरिमा, उस मर्यादा को अभी से लेकर चलेंगे, अभी से आप उस चीज को जिएंगे, उस डिग्निटी को फील करेंगे, उसका बिहेव करेंगे, तो निश्चित रूप से आप में वह गुण विकसित तो होगा और ईश्वर भी देखेगा कि साहब हाँ इस बच्चे में वो चीज है। और कहा भी जाता है कि जो बनना है साहब जी उसको जीना चालू कर दो, उस चीज को आप अभी से लेकर के चलेंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। ठीक, क्योंकि आप इस लेवल पर, इतने हायर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, वहां वह आपसे डिसिप्लिन भी मांगेगा, वह आपसे नॉलेज भी मांगेगा, वह आपसे उसकी गरिमा भी मांगेगा कि साहब उसकी गरिमा को आत्मसात करने योग्य हम बनकर आएंगे, तो निश्चित रूप से वह आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। ऐसी मेरी फिलॉसफी है, कई लोगों के तर्क अलग भी हो सकते हैं, परंतु मैं हमेशा से इस चीजों को लेकर के चलता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से अपनी पूरी पूरी क्लास होने वाली है। सिलेबस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, सारी चीजें पढ़ाएंगे, शॉर्ट में आपको बता दिया। एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ने पढ़ाने का प्रयास करेंगे, करंट के अपडेशन, सारे फैक्ट्स इत्यादि वगैरह के साथ में। इसमें बीच बीच में कुछ चीजें ऐसी भी आपको आएंगी पढ़ने के दौरान में कि पाएंगे कि साहब इसमें ये फैक्ट को लेकर सर बहुत कंफ्यूजन है, कहीं 4 दिया है, कहीं 6 दिया है, बोले सर कोर जो कमेटी होती है उसमें कितने होते हैं, मिनिमम कोरम 7 का होता, 5 का होता, 4 का होता, ऐसी भी कई चीजें आएंगी। बोले एक्ट में आगे सर ये लिखा, पीछे ये लिखा हुआ, ऐसा आएगा, क्लास में बताएंगे आपको। ठीक, कि उसकी वजह क्या है, उसकी समस्या क्या है। पहली प्रॉब्लम तो यही है कि साहब जी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं कंटेंट, वेबसाइट पर नहीं। दूसरी की गवर्नमेंट के द्वारा भी हिंदी में दिया गया है, अपडेटेड नहीं है वेबसाइट। वैसे कई चीजें हैं, हालांकि अपन कोई खामियां निकालने नहीं बैठे हैं, बट एक जनरली चर्चा कर रहे हैं। बताने का आशय है कि उस चीज का सोर्स सही ढूंढ पाना बहुत लेंदी और बहुत सिर दर्द वाला काम है। तो मैंने इस पर काफी कार्य किया है, मेरा जो भी अनुभव है उसका लाभ आपको मिलेगा, प्रदान करने का मैं प्रयास करूंगा, और अंत में मैं अपना 100% दूंगा आपको, या देने का प्रयास करूंगा, तथा आप सभी से यही अपेक्षा करूंगा कि आप भी अपना 100% मुझे देंगे। मैं पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाने वाला हूं। आशा यही करता हूं कि आप लोग भी उस ईमानदारी और उस शिद्दत को, उस जिजीविषा को लेकर के चलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ में अपन इसकी शुरुआत करते हैं। पार्ट बी, यूनिट नंबर
बिल्कुल वेरी फर्स्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है वह क्या है? उच्च शिक्षा करके दिया हुआ। देख पा रहे होंगे आप, फ़ॉन्ट का साइज़ आपको छोटा लगे, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा भी कर दिया जाएगा। आप उसको जितने पास से देखना चाहें क्लियरली वो भी देख सकते हैं। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी चीज़ें बताऊँगा ही, समझाऊँगा भी, कॉन्सेप्ट भी, डिक्टेट भी, सारी चीज़ें क्लियर? तो ये दिया है आपको मोटे तौर पर सिलेबस, यदि आप देखें तो क्लियर है? यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत ये चीज़, बहुत सारी चीज़ें दी हैं, बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, आसान हो जाएँगी अपने लिए। धीमे-धीमे अपन पढ़ेंगे, उसकी गंभीरता को लेकर तो निश्चित रूप से अपने लिए आसान हो जाएगी। यदि आप देखें सबसे पहला जो अपन को दिया है वह दिया उच्च शिक्षा, उसका ढाँचा और प्रकार, उसके अंतर्गत भी क्या पूछा गया है, उद्देश्य क्या है, उत्तरदायित्व क्या है, कार्यक्रम क्या है, यूजीसी उसकी गाइडलाइन क्या है साहब जी, ठीक? नैक वर्क के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, बॉडीज़ वगैरह के बारे में दिया। तो एक-एक करके आप ये सब पढ़ने वाले हैं। नोट्स में भी आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, बोर्ड पर भी डिस्प्ले हो जाएगा, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। और अच्छे से अच्छा देने का मैं यहाँ प्रयास करूँगा। निरंतरता बनाए रखना बस, ठीक? चाहे आपने पहले से तैयार किया हो इसको, चाहे अभी कर रहे हों, निरंतरता, प्रतिबद्धता, यदि ये बनाए रखोगे, तो निश्चित रूप से बाद में काम आएगा। कई बच्चे सोचते हैं, बोले, "सर, लास्ट में आप रिवीज़न करवा देंगे।" ठीक है, समय मिलेगा करवा देंगे, नहीं मिलेगा नहीं कराएँगे, सीधी-सी बात है। मिलेगा निश्चित रूप से करवा देंगे, क्योंकि वह आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कई बार नहीं भी मिल पाता, एग्ज़ाम जल्दी है, आपके पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कोई परिस्थिति, कोई-सी वजह हो सकती है। सजेशन ये है कि आप तो ये मान के चलो बिल्कुल साहब कल एग्ज़ाम है, आज की डेट में इतने अच्छे से तैयार कर लो, कल मौका मिले ना मिले। मिल जाए वह आपका बोनस है, नहीं मिले तो अभी अपन ने इतने अच्छे से तैयार कर लिया है। और एक लाइन में अगर बोला जाए तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन बोलना चाहूँगा मैं आपसे, खासकर इस बात को लेकर कि बोले, "सर, हमारी तैयारी बहुत है, हमारी कम है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं हैं।" उस चीज़ को लेकर के, ठीक? उनका बहुत ही फ़ेमस कथन कहलाता है कि किसी भी क्षेत्र में यदि आपको सफलता हासिल करना है या किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके संसाधनों का, उसकी योग्यता का, उसके रिसोर्सेज़ का, उसकी कैपेबिलिटी का, उसकी स्किल का, उसकी इंटेलिजेंस इत्यादि का उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता, जितना लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता का होता है। मैं सदैव से इस चीज़ को धारणा को लेकर के ही चला हूँ, अपने विद्यार्थी जीवन में। आपसे भी अपेक्षा करूँगा कि आप इस पर ज़रा गौर करें और उसको लेकर चलने का प्रयास करें। क्योंकि आशा क्या है, आप इंटेलिजेंट हैं, नहीं हैं, याददाश्त अच्छी है, नहीं है, पहले तैयार हैं, नहीं है, समय ज़्यादा है, कम है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी की भी सफलता में उसके संसाधनों का, बौद्धिक क्षमता, योग्यता इत्यादि वगैरह सपोर्ट का उतना बड़ा रोल नहीं होता, जितना किस बात का होता है, उस व्यक्ति की लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता और निरंतरता का होता है। तो प्रतिबद्ध बने रहें और निरंतर बने रहें, मेरा सजेशन ये है। कई विद्यार्थियों के दिमाग में रहता है बाद में लास्ट में एग्ज़ाम के ठीक पहले अपन बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर से पढ़ लेंगे, रिवीज़न कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। जो बात रेगुलर बैच में है, वो चीज़ कहीं हो ही नहीं सकती, ठीक? जो बात निरंतरता में है, वो हो ही नहीं सकती। अगर गैप आएगा, यानी अभ्यास छूटेगा, किसी का भी छूटे, कोई भी हो दुनिया में, अभ्यास के अभाव में विद्या नष्ट हो जाती है और फिर वह रिवीज़न नहीं रह जाएगा उस छूटे हुए अभ्यास में, बल्कि वह फिर से नए सिरे से पढ़ना होगा। भले ही आपने उसको कितनी बार पढ़ो लेकिन बीच में गैप आ गया, गैप आने नहीं देना है, ऐसा मेरा सजेशन है। चाहे आप अपने स्तर पे पढ़ें, चाहे क्लास में पढ़ें, सभी के लिए कह रहा हूँ मैं ये वाली बातें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास अपन यहाँ पर देखेंगे। भारत में शिक्षा को लेकर अद्भुत प्रणाली रही है साहब। बहुत ही समृद्ध भारतीय शिक्षा प्रणाली का इतिहास रहा, बहुत समृद्ध ढांचा रहा। एक से एक प्राचीनतम विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ भारत में रही हैं, जिनका नाम ना केवल भारत में था बल्कि पूरे विश्व में उसका डंका बजता रहा। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात रही है। आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही वजह है कि एग्ज़ामिनर आपसे पूछता है और आप जो कुछ भी यहाँ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उस बात को, इस चीज़ को सापेक्ष में भी ध्यान रखना कि ये चीज़ें आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं और जब वो बातें पूछी जाएँगी तो उनको केवल फैक्चुअल फॉर्म में आपको आंसर नहीं देना है।
कुछ अप्रोच जो आपको चलती हुई क्लास के दौरान में बता रहे हैं, कुछ जो एंगल्स बता रहे हैं, कुछ जो टैक्टिक्स बता रहे हैं, जो कुछ तरीके बता रहे हैं, उस तरीके से आपको वहाँ पर प्रस्तुतिकरण देना है। तो उससे ये होगा कि बाकी लोगों के कंपैरेटिवली आपको नंबर अच्छे मिलेंगे साहब, ऐसा मेरा अनुभव है। यानी ये जो आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझने वाले हो, ये ना केवल रिटर्न एग्जाम में काम आएगा, बल्कि आपको इंटरव्यू बोर्ड में भी ये चीजें काम आएंगी। किस प्रकार के विशेषण, किस प्रकार के सेंटेंस फॉर्मेशन, किस प्रकार से बैकग्राउंड से उठाते हो उसको करंट सिनेरियो से, उसके इंपॉर्टेंस को, उसके इम्पैक्ट को नेशनल ग्लोबल लेवल पर मैं बता रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से जब आप वहां पर बातें करेंगे, यानी सारे पक्षों को, सारे पहलुओं को टच करके किसी चीज को एक्सप्लेन करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट कभी भी अच्छा पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसके नंबर मिलते हैं, रिटर्न वाले में भी मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर में भी मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव में भी मिलते हैं, और इंटरव्यू होना है आपका तो उसमें भी मिलेंगे। तो इसको केवल ये अप्रोच पर नहीं पढ़ना। कई बार लोग एक संकीर्ण मानसिकता रख लेते हैं, बोले हाँ फैक्ट के रूप में अपन याद रख ले, बाकी ज्यादा चीजें जरूरी नहीं है। पहले ही से एक पूर्वाग्रह आ गया, पहले ही से एक प्रेजुडिस आ गया कि बोले हाँ इसको हमें केवल इतना ही सबक देखना है। हम बता रहे हैं 50 चीजें देखना है, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं हमें केवल 15 ही चीजें देखना है। वो सही अप्रोच नहीं है। हमने 50 बताई तो आप 48 तो कम से कम देख ही लो, वो ज्यादा ठीक रहेगा। और बल्कि 52 देख लो हम तो कहेंगे, पर देख लो, प्रयास कर लो। ठीक, तो ये अप्रोच हो, नहीं तो अपने तरफ से उसको अपन और छोटा कर लें कि बोले नहीं ये चीजें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों को कंसाइज एडिशन आपके सामने रखा गया है, रखने का प्रयास किया गया है, और अनुभवी लोगों ने इसको कंसाइज किया है। तो अभी जितना है पहले तो उस पूरे से गो थ्रू हो जाए, उसको पहले से कंसाइज ना करने लगे। जब पूरा पढ़ लो उसके बाद में भले ही करते रह जाना, पर अभी पहले पूरी पूरी चीजों को देखने का प्रयास करना, ऐसा मेरा सजेशन है। तो भारत में शिक्षा प्रणाली का एक महानतम इतिहास रहा था, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो। एक से एक विद्यालय रहे हैं जिनको हम गुरुकुल इत्यादि नामों से जानते रहे। उत्तर भारत में अलग नामों से, दक्षिण भारत में हम अलग नामों से जानते रहे। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटीज रही हैं विभिन्न विषयों की, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्टों की, ठीक, जो कि ना केवल भारत में जानी जाती है, पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो ये उसका एक इम्पोर्टेंस रहा है। दुनिया जमाने के विद्यार्थी पढ़ने के लिए भारत आते रहे इन यूनिवर्सिटीज में। फॉर एग्जाम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विद्यालय, ठीक, उज्जैन विद्यालय, काशी, कांची, ऐसे बहुत सारे नाम हमको देखने को मिलेंगे जो कि आते हैं इतिहास में भी और बहुत सारी जगह पर भी, कि यहाँ का नाम बहुत प्रसिद्ध रहा है। दुनिया जमाने के विद्यार्थी यहाँ पर आकर तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। आज का सिनेरियो क्या है? आज भारत में हायर एजुकेशन को लेकर के मैक्सिमम कई विद्यार्थी मजबूर हो जाते हैं विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए। वहां धन भी ज्यादा खर्च करते, समय, ऊर्जा इत्यादि भी है। और बड़ी अजीब बात है साहब कि जो देश विश्व गुरु कहलाता रहा हजारों वर्षों तक, उसका बच्चा कहीं और पढ़ने जा रहा। तो एक राष्ट्रीय समस्या भी है, राष्ट्रीय चिंता का विषय भी है ये, कि साहब दुनिया भारत आती थी, कोई चाइना से आ रहा है, कोई यूरोप से आ रहा है, कोई मध्य एशिया से आ रहा है ज्ञान की तलाश में, कोई बौद्ध धर्म के बारे में जानने, कोई वैष्णव के बारे में, कोई शैव के बारे में, कोई किसी चीज के बारे में, कोई तंत्र विद्या के बारे में जानने के लिए, कोई रसायन विज्ञान के लिए, कोई ज्योतिष के लिए। तो बहुत सारी फील्ड्स रही हैं, कोई मैथ्स के लिए आ रहा है, बहुत सारी फील्ड्स रही हैं जिसको जानने के लिए दुनिया जमाने से विद्यार्थी भारत आते रहे, क्योंकि उस समय आना जाना कितना कठिन था। आने में ही 5-7 वर्ष लग जाते थे, जाने में इतना ही, भारत आकर रुके। और भारत कितना महान था, कितनी महानता थी कि अतिथि देवो भव, आने भी दे रहा है, रहने के लिए अच्छा प्लेस भी दे रहा है, समानता का अधिकार भी दे रहा अनेक मामलों में, खासकर विद्यालय में, कि साहब जी चाइना का हो विद्यार्थी चाहे कहीं का भी हो, पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। तुम हेनसांग हो चाहे फायान हो चाहे कोई हो, साहब जी पढ़ने मिलेगा आपको, एडमिशन से मना नहीं करेंगे। और फिर उसके पश्चात में इतनी लंबी अवधि गुजार रहा, यानी कितने सहिष्णु, कितने उदार हृदय के हैं। जितनी अधिकतम उदारता संभव है अपने पड़ोसियों के प्रति, बाहर के लोगों के प्रति, उतना प्रदान करते रहे था। तो ये इस बात को दर्शाता है, ऐसे कई एविडेंस है। यही वजह कि एग्जाम में पूछता हूं उन पर आपसे क्वेश्चन। तो ये भले ही हिस्ट्री का एक हिस्टोरिकल चीजें रही हो, परंतु अपन को थोड़ी सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर एजुकेशन को लेकर और भी ज्यादा प्रसिद्ध रहा। ठीक, यानी कि दुनिया की ये जो संस्कृति है, चाहे चाइना की हो, चाहे मध्य एशिया वगैरह की हो, चाहे अफ्रीका की हो, चाहे इराक की हो, ये जो संस्कृतियां हैं, इन सभी में एजुकेशन का काफी अच्छा ढांचा रहा।
लेकिन आपने मैक्सिमम टाइम यही पढ़ा है कि हायर एजुकेशन के लिए यहाँ से विद्यार्थी भारत आते रहे साहब जी। तो इस बात को दर्शाता है कि साहब भारत हायर एजुकेशन में आगे था, इसका मतलब है उसके पहले वाली एजुकेशन में भी था, मिड लेवल की हो चाहे लोअर लेवल की हो। तो ये उसकी विद्वता का प्रमाण है साहब। तो कई मायने उसके बनते हैं। तो उसी चीज से एक बैकग्राउंड यहाँ पर उठाया गया है। कुछ खास विद्वानों के कथन उठाए गए हैं, विशेषकर डॉक्टर अल्तेकर। क्या बताते साहब, वैदिक युग से लेकर अब तक भारतीयों के लिए शिक्षा का मतलब क्या रहा था कि शिक्षा ज्ञान का, प्रकाश का मार्ग अवलोकित करने वाला एक स्रोत है साहब जी। बहुत मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रही है साहब जी शिक्षा की। आज भी आप देखें तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है। शिक्षा का क्या मतलब है, आप अपने आप से पूछें, शिक्षा की क्या परिभाषा, क्या मतलब है? बिल्कुल संक्षेप में बताऊं तो शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास। जिस व्यक्ति को पढ़ाया जा रहा है उसका कैसा विकास होना, सर्वांगीण, अर्थात शारीरिक विकास भी होना, मानसिक विकास भी होना, बौद्धिक विकास भी होना और आध्यात्मिक विकास भी होना। ये नहीं कि केवल उसको साक्षर बनाना ही शिक्षा है, नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। केवल साक्षर बनाना अर्थात किसी को लिखना पढ़ना सिखाना मात्र शिक्षा नहीं है। शिक्षा बहुत बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। उसके सभी पक्षों का, उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के सभी पक्षों का विकास करना क्या है, वह शिक्षा है। तो उस अवधारणा पर हम काम करते रहे। नहीं तो संकीर्ण अवधारणा क्या, बोले पढ़ना लिखना आता है, किसी चीज की अच्छी समझ है, ज्ञान है, तो ज्ञान होना तो एक प्रकार से फिर यह भी है कि साहब दुधारी तलवार, और यह भी है कि साहब बंदर के हाथ में छुरी। एक से एक ज्ञानी, एक से एक पढ़े लिखे लोगों को अपन ने गलत प्रकार की एक्टिविटीज में देखा है। क्या दर्शा रहा है साहब, इसका मतलब उनको पर्याप्त मात्रा में समुचित शिक्षा नहीं मिली है। शिक्षा मिली भी है तो एक पक्षी मिली, जो मिली है उसको शिक्षा कम से कम नहीं कहा जाता, क्योंकि शिक्षा वह है जो सर्वांगीण विकास करे, मनुष्य को मनुष्य बनाए, आदमी को आदमी बनाए साहब जी, जड़ों से भी जोड़ के रखे और ऊंचाइयों तक भी पहुंचाए, जमीन न छोड़ने दे। शिक्षा तो वह है। तो भारत में हमेशा से यह अवधारणा रही है। यही कथन किसका है, डॉक्टर अल्तेकर जी का कथन है कि साहब विभिन्न कार्यों में यह प्रकाश के रूप में हमारा मार्ग सुनिश्चित करती है, रास्ते हमको स्पष्ट करती है। बहुत ही फेमस शिक्षाविद, इतिहासकार कहलाते कौन, डॉक्टर अल्तेकर साहब जी। और भी विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, ज्ञान चक्षु खोलती है, अंतर ज्योति। आप मोटे तौर पर क्या ध्यान रखना, सर्वांगीण विकास। जो तीन चार शब्द मैंने यूज करे वो ध्यान रख लेना, बस सफिशिएंट है आपके लिए। भारत में एक से एक विश्वविद्यालय आपको देखने के लिए मिलते हैं। कुछ के नाम आपको दिए, काशी विश्वविद्यालय, काशी अर्थात वाराणसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। संस्कृत का महानतम केंद्र, दुनिया का सबसे पुराना पर्यटन नगर करके कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है कि अभी यानी 2022 में यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक नगरी, पर्यटन नगरी का दर्जा दिया है। किसके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए यह गौरव की बात है। किस नगर को मिला है, भारत के वाराणसी यानी काशी को मिला है। इस प्रकार से उठा करके करंट से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ देगा, तैयार रखना साहब जी। क्लियर। कौन सी नदी, बोले साहब वाराणसी, वो पूरा का पूरा एक एरिया कहला, बोले वरुणा तथा असी नदियों के संगम पर, दैट इज वाराणसी। बना लेंगे साहब। सबसे पुराना शहर, इतना पुराना कि पता ही नहीं है कि साहब कितना पुराना, इतना ज्यादा पुराना है साहब, जितने स्तर खुदाई करो मिलते चले जाते। दूसरा तक्षशिला, आज हालांकि ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है, परंतु प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कहलाती है। यानी कि इन यूनिवर्सिटीज में काशी और तक्षशिला सबसे प्राचीनतम कहलाती हैं साहब। कभी को क्वेश्चन कुछ नहीं तो उठाकर ये दे दिया। भारत में इन यूनिवर्सिटीज के स्थापना के क्रम को जमाइए, पहले से बाद के क्रम में, यानी सबसे पहले कौन सी, तो काशी और तक्षशिला में किसी को नहीं मालूम कि कौन सा पहले का है। ठीक, किसी को नहीं मालूम है, दोनों ही नंबर 1 कहलाते हैं। उसके पश्चात में आता है आपका क्या, नालंदा आता है। उसके भी पश्चात में क्या आता है साहब जी, विक्रमशिला आता है। ठीक, उसके भी बाद में अपन को क्या मिलने वाला है, वल्लभी मिलने वाला है। इनको ध्यान रखना। साउथ में भी था, साउथ वाला कांचीपुरम। कांचीपुरम वाला जो है, आप उसको यह कह सकते हो कि तक्षशिला के बाद और नालंदा के पहले से हमें उसका अस्तित्व मिलता है। यानी कि नंबर 1 तक्षशिला को जमाना चाहिए,
नंबर 2 आपको कांची को जमाना चाहिए, ठीक। तक्षशिला और काशी में कह चुका हूं इक्विवेलेंट, ठीक है। ये नहीं कि कौन सा आगे पीछे, दोनों एक ही काल के, बहुत पुराना इतिहास है। फिर आप किसको, कांची को। फिर उसके भी पश्चात में आप किसको जमा देंगे साहब, नालंदा एंड विक्रमशिला, और फिर वल्लभी। आएगा तो इनमें से ही आएगा, अभी से तैयार रखो। जब भी ये क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि साहब इसकी स्थापना का सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए टी के एन, ठीक, वल्लभी एंड विक्रमशिला। एक ऑप्शन ये देगा, ऑप्शन बी दे देगा के टी एन, वल्लभी एंड विक्रमशिला। ऑप्शन सी दे देगा आपको टी के यानी कांची वाला, एन यानी नालंदा वाला, फिर विक्रम वाला यानी विक्रमशिला, और फिर दे देगा आपको क्या, वल्लभी। और ऐसे एक डी ऑप्शन देगा। तो आंसर क्या लगाना है, ये माइनस मार्किंग वाले पेपरों में प्रायः इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसलिए एक एक पहलू को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उससे जितने भी एंगल निकलेंगे, डायरेक्शंस निकलेंगे, उन सभी के बारे में हमको जानना पड़ेगा साहब, तभी वो आपको काम आएगा, अदरवाइज दिक्कत होने वाली है। मामला क्लियर है। और भी कई चीजें आपको यहाँ पर उठा करके पूछ दी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको ये दिया है कि कौन सी यूनिवर्सिटी, ये प्राचीन भारत की जो है, जो कि महानतम शिक्षा के केंद्र कहलाते थे पूरी दुनिया के संदर्भ में, कौन सी कहां पर है, उठा करके पूछ दिया साहब जी। तो नालंदा कहाँ, बोले नालंदा बिहार वाली होगी सर जी। इस तरह से करके पूछे, बोले नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना किसने क्या हुई थी, किसके काल में हुई थी, कोई कथन दे दिया, ठीक, कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय हुई थी कि नहीं हुई थी भाई। बोले हाँ जी सर हुई थी साहब जी, ये बात सही है। क्लियर। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जिसका एक बहुत ही प्रकांड विद्वान पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो कौन थे साहब, 3-4 नाम आप ध्यान रख लेना जो कि यहाँ से पढ़े हुए हैं। कहाँ है आज, आज पाकिस्तान पेशावर के पास वाला क्षेत्र कहलाता है। तक्षशिला में एक तो नाम ध्यान रखें आप, पढ़नी महोदय। दूसरे हो गए आपके चाणक्य। क्लियर। तीसरे हो जाने वाले हैं पतंजलि भी। चौथा चंद्रगुप्त। ये चारों के चारों संबंधित किससे रहे हैं, तक्षशिला वाली यूनिवर्सिटी से रहे हैं। पूछ देंगे, ठीक। उठा करके इनके कुछ बुक्स वगैरह को लेकर के पूछ देंगे। बोले साहब पढ़ने की कौन सी क्या बुक कहलाती, बोले पढ़ने की अष्टाध्यायी है। क्या नाम है, पढ़ने की अष्टाध्यायी। कौन सी लैंग्वेज में लिखी, बोले साहब संस्कृत में लिखी। संस्कृत में भी कौन सी वाली संस्कृत में, बोले लौकिक संस्कृत में लिखी है। ये सब डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं दिया है, बट इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्लास के दौरान में मैं आपको यथासंभव बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करूंगा। क्लियर। कब की कृति कहलाती है पढ़ने की अष्टाध्यायी साहब, बोले समथिंग 700-600 बीसी के आसपास की है ये। सोचिए आप 600 बीसी बोल रहे, कितनी पुरानी कृति कहला रही है। इस पर ही महाभाष्य मिलेगा आपको, या भाष्य लिखा गया है। किसने लिखा है साहब जी, पढ़ने की अष्टाध्यायी फेमस है, पतंजलि जी का महाभाष्य। बहुत ही विशालकाय ग्रंथ कहलाता है, ठीक। किस चीज को लेकर है, बोले सर व्याकरण को लेकर के है। किसको लेकर के है, व्याकरण को लेकर के है ये जो लिखा गया है। क्लियर बात। ध्यान देने वाली बात ये है, आपसे यहीं पर दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है, बोले सर ये भाष्य और ये क्या है, ये टीका क्या कहते कहलाता है। ध्यान देने वाली बात है, भाष्य का मतलब यह है कि एक राइटर ने किसी बात को समझाया, उसको एज इट इज प्रस्तुत कर देना, उसको क्या कहते हैं, भाष्य। सीधी बात आप ये कह सकते हो ट्रांसलेशन, यानी कि उन्होंने किसी लैंग्वेज में लिखा, उसको सिंप्लीफाइड करके उठा करके उसका ट्रांसलेशन करके दूसरे वाले में कर देना,
पुराना वाला कठिन संस्कृत में लिखा गया उसको और सिंप्लीफाइड वाली नई आधुनिक संस्कृत में सिंप्लीफाई करके प्रस्तुत कर देना। ठीक, उसे क्या कहेंगे अपन? भाष्य। इंग्लिश में लिखा उठा करके अपन ने हिंदी में कर दिया, ट्रांसलेशन कर दिया एज इट इज, यानी अपने तरफ से कुछ जोड़ा नहीं है, अपने तरफ से कोई व्याख्या नहीं दी है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको भाष्य। जब किसी बातों को समझाने के लिए कि साहब उस विद्वान के कहने का आशय ये था, अपने विचार भी जोड़े जाएं, अपने विचार भी वहां पर जोड़ दिए जाएं, उस ग्रंथ को कहते हैं टीका। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि साहब जी भगवत गीता, भगवान जी ने बताया सारी बातें, ठीक, कर्म करो फल की इच्छा नहीं करो, ठीक है। अब कोई व्यक्ति उसी चीज पर लिख रहा है, तो वो बता रहे कि साहब जी देखो वहां कहने का आशय उनका ये है कि कर्म का मतलब ये है, फल की इच्छा नहीं करो का मतलब ये है। जब उस बात को समझाया उन्होंने तो अपने तरफ से कई विचार यूज किए, ये नहीं कि संस्कृत का उठा केवल हिंदी में ट्रांसलेशन बस किया है, अपने भी विचार, अपने कुछ उदाहरण, अनेक चीजों को जोड़ा है। जब भी ये किया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? टीका। और आपको अगर याद हो, टीका टिप्पणी का मतलब क्या होता है? टीका टिप्पणी का मतलब ये होता है कि बोले साहब इन्होंने अपने मन के विचार व्यक्त करे, किस पर? इन पर। बोलते ना कि साहब जिन्होंने उस पर टीका की, तो इसका मतलब है अपने मन विचार उन्होंने वहां पर ऐड कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं? टीका बोलते हैं। तो ले दे करके बात यहाँ पर यह है कि पढ़ने की अष्टाध्यायी पर जो भाष्य लिखा है, कौन है? पतंजलि है। बुक को क्या कहा जाता है? महाभाष्य। लगभग ये 200 बीसी के आसपास का माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग उसके आप ऋषि मुनि थे या गुरु जी थे माने जाते हैं आप, ठीक। मौर्यों के पश्चात में आने वाला है शुंग वंश, अपन पढ़ते हैं 183-85 बीसी के आसपास में, वहां पर ये थे। क्लियर? चंद्रगुप्त चाणक्य महोदय के ही शिष्य रहे हैं साथ ही, ठीक। चाणक्य महोदय को अपन 2-3 नामों से जानते हैं, चाणक्य बोलते उन्हीं को, उनका ही एक नाम विष्णुगुप्त मिलता है। क्लियर? उनकी जो सॉरी, जो फेमस पुस्तक है वह अर्थशास्त्र कहलाती है, ठीक। तो सीधी सी बात है, सबसे पहला पॉइंट चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक, एक ही नाम है, जो कई बार अपन मिस हो जाते हैं। उनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है वह क्या है? वह अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, ध्यान देने वाली बात यह है कि इकोनॉमी की बुक नहीं है, यह पॉलिटिकल साइंस पर स्पेशली लिखी गई पुस्तक है, राजनीति विज्ञान पर, युद्ध नीति इत्यादि वगैरह चीजों पर लिखी गई पुस्तक कहलाती है। तो स्पेशली इसको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है? पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत रखा जाता था। क्लियर है? तो चाणक्य बोले, कौटिल्य बोले, विष्णुगुप्त बोले, नाम एक ही है, अलग अलग नाम से वो पहचाने जाते हैं साहब। लिखित पुस्तक यह कहलाती, मौर्यकालीन प्रमुख विद्वान कहलाते हैं, चंद्रगुप्त के गुरुजी कहलाते हैं। चंद्रगुप्त वही हैं जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्लियर? कई लोगों को हो सकता है लगे कि बोले सर इसमें से कई चीजें हमको पता है, ठीक है, आपको पता है, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, मैं यह मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं मालूम, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, ताकि वह विद्यार्थी जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ने आया वो उसका भी भला हो, और जिसको थोड़ी थोड़ी सा बनता है उसको भी भला हो। मेरा प्रयास ये रहेगा कि सभी को बहुत कुछ मिले, सभी को, अर्थात जिनको कुछ नहीं बनता उनको भी मिलेगा, जिनको पहले से बहुत कुछ बनता है उनको भी बहुत कुछ मिलेगा। अटेंड करना, क्लास में रेगुलर रहना, उस दौरान में दिया गया आपका समय वह बेकार नहीं जाएगा। तो मेरी हर क्लास की विशेषता होती है, हर विद्यार्थी को कुछ ना कुछ अच्छे से अच्छा मिलता है जो उसके सिलेक्शन में काम आता है साहब। क्लियर है? तो इसी कारण कई बार क्लासेस थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी लेंदी भी हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। साउथ इंडिया में हमको बहुत सारे नाम मिलते हैं, कुछ दिए हुए हैं आपको। आज भारत का जो डेटा है एजुकेशन को लेकर के, उसको जोड़ करके देख लीजिए, क्योंकि ये सब डेटा जब अपने पास होंगे तब आप एनालाइज कर पाओगे, इससे संबंधित रिपोर्ट्स होंगी तब आप जाकर के एनालाइज कर पाओगे। हो सकता है यहीं से उठा करके क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से लेकर एक ओवरव्यू बता रहे। प्राय जैसे कि करंट वाले डेटा को लेकर के या शिक्षा को लेकर के एक बहुत ही हॉट इश्यू बना हुआ है, इस चीज को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, और साहब शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, कौन सा संविधान संशोधन इत्यादि करके, तो वो चीज थोड़ी सा ध्यान रखना है ना। तो एक एक चीज आपको बता रहे हैं, विधिवत बता रहे हैं, सभी चीजें आपको काम मिलने वाली है। भारत में आज ये जो डेटा है, कितने स्कूल करके दिए हैं आपको वहां पर? 15,16,865 से अधिक। ये संख्या लगातार बढ़ रही है साथ।
बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में श्रेष्ठतम बहुत बड़ी विशालकाय स्कूली प्रणाली कहलाती है, और सरकारी वाली में तो और विशालकाय कहलाती है। क्लियर? भारत के संविधान में स्पेशली प्रावधान किया गया है सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। हालांकि ये जरूर है कि 6 से 14 उम्र के बच्चों को कहा जाता है कि साहब कितनी उम्र के, 6 से 14 वर्ष उम्र के जो बच्चे हैं साहब जी, उनको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, या उनके मौलिक अधिकार के तहत भी आता है। क्वेश्चन यही होता, बोले कौन से नंबर का मौलिक अधिकार है? ठीक, 4 ऑप्शन दे देगा, बोले आर्टिकल 21, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21B, है ना, इस तरह से करके कुछ ना कुछ दे देंगे, पढ़ेंगे आप इस चीज को। तो शिक्षा मौलिक अधिकार, इसी चीज को अगर आप देखें बहुत लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। इसके पहले अपन देखें साहब कि इसको शामिल जो किया गया है 6 से 14 उम्र के बच्चों को, इनके लिए अलग से अपन ने एक अधिनियम बनाया है साहब, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से आप जिसको जानते हैं। इससे संबंधित कई चीजें आती हैं एग्जाम में, उनको देखना जरूरी है। चाहे 1911 गोखले साहब जी का फॉर्मूला, उसके पश्चात में आप देखें संविधान का आर्टिकल विशेषकर डीपीएसपी वाले आर्टिकल 45, 46, उसके ही पश्चात में आपको 86वां संविधान संशोधन ध्यान रखना पड़ेगा, एक बहुत ही फेमस जिसमें वाद कहलाता है साहब जी, उन्नी कृष्णन जी वाला, वो चीजें आगे दी हुई हैं, बात करेंगे उस पर भी। और 2009 का शिक्षा का अधिनियम, ये तो मतलब कम से कम भूलना ही नहीं है आपको, मिनिमम ये जो चीज कहलाती है। ठीक, अब ध्यान देते क्या, भारत में पहली बार निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग किसने की साहब? किसने की? वैसे गोपाल कृष्ण गोखले जी 1911 में, जब वो विधानसभा सदस्य रहे, तब उन्होंने इस चीज को उठाया और इस बिल को रखा। ये वजह कि उनके नाम से इस बिल को जाना जाता है। पहली बार उन्होंने मांगी थी, अंग्रेज देना नहीं चाहते थे, ऑब्वियसली ये बिल फेल होना ही था, फेल हुआ भी, लेकिन किसी ने प्रयास तो किया। ठीक, वो कब की बात है, सबसे पहला फर्स्ट एफर्ट्स अपन देखें 1911। दुनिया के कई देशों में यह प्रावधान देखने को मिलता है, आधुनिक संदर्भ में हम देखें तो जर्मनी। क्लियर, पूछ देगा उठा करके। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इस चीज को यानी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया, लेकिन संविधान में कहा किया गया साहब जी? तो आर्टिकल नंबर 45 ध्यान रखना यहां पर। लेकिन डीपीएसपी के बारे में जैसा कि आप जानते हैं या जान लें कि डीपीएसपी में जो बातें कही गई संविधान में, उनको अगर सरकारें लागू नहीं करती हैं, ठीक, तो उसके लिए कानूनी तौर पर या न्यायालय में उनके खिलाफ कोर्ट केस नहीं हो सकता, वाद नहीं दायर किया जा सकता साहब जी। ठीक, तो उस जमाने में काफी इस चीज को लेकर के प्रतिक्रिया हुई थी कि साहब अपन जो मांग कर रहे हैं वो चीज अपन को प्रदान करनी थी, बट नहीं हो पाया किन्हीं कारणों से साहब। ठीक, बाद में यह चीज संभव होगी, बहुत ज्यादा बाद में। कब संभव होगी? 86वां संविधान संशोधन के पश्चात में हम देखेंगे निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, और इसको उठाकर मौलिक अधिकार में। क्लियर, आर्टिकल 21 अंडर सेक्शन ए, वहां पर कि साहब इन बच्चों को जिनकी उम्र कितनी है 6 से लेकर 14, और क्या क्या प्रावधान होंगे उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उससे संबंधित प्रावधान को बताने के लिए अलग से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया गया। यह जो लागू हुआ है उसको ध्यान रखना 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। क्लियर, इस अधिनियम को बनाने में एक बहुत ही फेमस विद्वान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और यदि उस विद्वान का अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ होगा तो एग्जाम में उठा करके पूछ लेगा कि इसके लिए स्पेशली कौन सी कमिटी बनी थी। उन विद्वान का नाम है यशपाल जी। क्लियर, कौन सी कमिटी? यशपाल कमेटी। उठा करके पूछ लेंगे ना, ढूंढते रह जाओगे, बोले सर क्या कहें अब। तो एक एक पॉइंट्स को अपन समझें, जानें, और उससे अपना एक बैकग्राउंड बना करके आगे बढ़ने का प्रयास अपन करें साहब। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं, ठीक, कुछ की आलोचना भी होती है, उन पर बात नहीं करेंगे। जो सबसे खास है
25% रिजर्वेशन यह किया गया है। कहां पर? प्राइवेट स्कूल हो, चाहे मिशनरीज वगैरह के हो, चाहे कुछ भी हो, सभी जगह के लिए 25% सीटें किनके लिए रिजर्व की गई हैं? समाज के वंचित वर्ग के कैंडिडेट्स यानी उनके बच्चों के लिए, भले ही प्राइवेट स्कूल क्यों ना हो। इसका भी जबरदस्त लाभ मिला। यानी वे स्कूल जिनकी फीसें बहुत ज्यादा हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी बोले साहब आप अपना पूरा बिजनेस इत्यादि वगैरह करिए, 75 पर 25% सीटें आपको रिजर्व रखनी है और उस वर्ग के बच्चों को एडमिशन देना है। तो ये चीज हमको देखने के लिए मिलती है साहब। तो एक जबरदस्त ये चीज आई है, बहुत महत्वपूर्ण कहलाती है। स्वतंत्र जब हुआ भारत, उस समय शिक्षा को लेकर हमने बहुत कदम उठाए। अभी पढ़ेंगे अंग्रेजों की काल की शिक्षा, उसका विकास, और स्वतंत्र भारत में शिक्षा वगैरह का विकास, पढ़ेंगे उन चीजों को भी। कई लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, ठीक, हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री, बहुत सारे नाम अपन को मिलेंगे अभी यहाँ पर। ठीक, ब्रिटिश काल वाला इसके बाद में दिया है शायद। चाहे अबुल कलाम जी हों, चाहे एस राधाकृष्णन जी हों, बहुत महत्वपूर्ण नाम ये कहलाते हैं जिन्होंने शिक्षा को लेकर के काफी काम किया था जी। मैं ये देख रहा था, गोखले प्रस्ताव, गोखले बिल 1910 1911 पहला प्रयास था साहब जी, है ना, पूछ लेगा। स्वतंत्र भारत के पश्चात में शिक्षा, तीन चार नाम आएंगे, उनको ध्यान रख लेना। विशेषकर शिक्षा दिवस को लेकर के पूछ लिया जाता है, राधा कृष्णन आयोग को लेकर के पूछ लिया जाता है साहब जी, थोड़ी सा ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत में एक बहुत ही खास कमीशन बनेगा जो भारत की सभी प्रकार की शिक्षा व्यवस्था इत्यादि के लिए भरसक प्रयास करेगा साहब जी, ठीक, अद्भुत रिकमेंडेशन देंगे, उनको कहा जाता है राधा कृष्णन कमीशन साहब जी, ठीक। 1948 में इनका गठन किया गया। बहुत ही विद्वान पर्सनालिटी साहब जी, राधा कृष्णन सर। और आप इतने में समझ लो कि कितने विद्वान और कितने क्रांतिकारी थे कि उन्होंने उस जमाने में सजेशन दिया था कि साहब कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आईसीएस का हो यानी आईएएस का भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके लिए जो अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है ना, बोले हाँ ग्रेजुएशन होना चाहिए। बोले साहब ये प्रावधान ही नहीं होना चाहिए। ये किसकी रिकमेंडेशन है? प्रावधान ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर आप अपना कॉम्पिटेटिव एग्जाम खुद लेंगे, सिलेबस आपने सेट किया है, तो जो बच्चा उसको पास कर दे आप उसको भर्ती कर लो। पास उसको वही करेगा जो काबिल होगा, जो ज्ञान इकट्ठा करके लाया होगा, उसको नॉलेज होगा, जिसने मेहनत की होगी, क्योंकि पेपर और सिलेबस तो आपने बनाया ना। तो जब वो आपके द्वारा बनाए गए कंटेंट को क्वालिफाई कर रहा है, तो फिर आप उससे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्यों मांग रहे हो? उसको आगे बढ़ने का अवसर दीजिए। भले ही वो 8वीं पास हो, चाहे 10वीं पास हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पीजी हो, और भले पीएचडी हो, तो भी आप उसको नौकरी नहीं दे दोगे। जरूरत ही नहीं है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। सोचो कितना क्रांतिकारी सुझाव था, उस जमाने में उनके द्वारा दिया गया था। तो ये वो बहुत ही फेमस विद्वान थे जिन्होंने इस दिशा में बहुत काम किया था। खास बात ध्यान देने की है, जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय शिक्षा जो थी वह राज्य सूची का विषय थी, अर्थात तब वह संवर्ती सूची में नहीं आती थी। आप इस बात को जानते हैं कि भारतीय संविधान में विषयों को 3 हिस्सों में बांटा गया है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची साथी। संघ सूची का मतलब ही यह होता है कि इन विषयों पर एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र सरकार देखेगी, ठीक, दैट इज यूनियन लिस्ट। राज्य सूची यानी इन विषयों पर एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट गवर्नमेंट्स देखेंगे। तो शिक्षा उस जमाने में किस सूची का विषय था? तो ध्यान रखना, राज्य सूची का विषय हुआ करता था, अर्थात राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी
कि साहब आप अपने यहाँ पर शिक्षा का विकास करें। राज्य सरकारों ने इस बात का भरपूर विरोध किया। उन्होंने ये कहा साहब जी कि शिक्षा के विकास के लिए हमको बहुत सारे संसाधन चाहिए, और संसाधन ज्यादा होते हैं केंद्र सरकार के पास में। केंद्र सरकार को अपने पास में रखना चाहिए उसको। राज्यों के पास में वैसे ही इनकम कम है और आप दायित्व तो हमें और दे रहे हैं, तो हम लोग क्या विकास कर पाएंगे। परंतु उसके बावजूद भी उस चीज को कहाँ रखा गया था, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत रखा गया था जी। क्लियर। बाद में अंततः यह किया गया कि साहब एक काम करें, दोनों ही मिलकर विकास करें शिक्षा को लेकर के। भारत में शिक्षा की स्थिति सही नहीं हो पा रही है, तो अपन ने 42वां संविधान संशोधन जो आपको बताया वो इसीलिए किया गया था कि साहब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर योजनाएं बनाएंगे, काम करेंगे, फंड वगैरह देंगे साहब, और तब जाकर के बोले साहब दोनों मिलकर काम करेंगे। तो बोले इसके लिए विषय को किस में शामिल करना पड़ेगा, इसके लिए विषय को शामिल करना पड़ेगा समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची का मतलब ही होता है कि यह विषय पर एडमिनिस्ट्रेशन केंद्र और राज्य दोनों देखेंगे। यदि दोनों के द्वारा बनाए गए पॉलिसी, नियम इत्यादि को लेकर कोई कंट्रडिक्शन है, तो वहां पर किसका, केंद्र का लागू होगा। तो एक वजह तो ये थी। एक और वजह थी, दूसरी वजह जानते हो क्या थी? दूसरी वजह थी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। क्या थी? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा कार्यक्रम। ये आना है क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन निकल करके आएंगे साहब। सीधा सीधा से यही होगा। बोले ये क्या है, पहली बार भारत में किस वर्ष में इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और ये क्या है? मिल जाएगा आपको लिखा हुआ नोट्स में, मुझे अभी एकदम से दिखा नहीं क्योंकि मैंने बहुत स्क्रॉल किया। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम नहीं बोल रहे, सिलेबस नहीं बोल रहे, क्या बोले, पाठ्य चर्चा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात करें, 1975 में पहली बार इस चीज को लाया गया। क्या था ये मामला? इसका मतलब यह था, पहली बात तो ये होता क्या है, करिकुलम का मतलब ही यहां पर यह है कि साहब पढ़ाई की, एजुकेशन की, टीचिंग की पूरी एक विधिवत रूपरेखा बनाई जाएगी। साहब जी पढ़ाने के उद्देश्य क्या होंगे, शिक्षक किन बातों को फॉलो करेंगे, वह जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन है वह किन चीजों को फॉलो करेगा, राज्य सरकारों के लिए क्या नीति है वह क्या फॉलो करेगा, पूरे देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं, क्योंकि राज्य सूची का विषय था, ठीक, सब राज्य सरकारें अलग अलग बना रही हैं अपनी अपनी नीतियां। बोले साहब इससे बड़ा बिखराव उत्पन्न होता है। बोले एक होनी चाहिए। बोले एक कब हो सकती है, जब बोले केंद्र सरकार बनाए। तो बोले साहब बनाइए। बोले नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि राज्य सूची का विषय है। बोले पहली बात तो उसको किस में शामिल करिए, समवर्ती सूची में शामिल करिए। तो यही वो वजह है जो अपन ने पढ़ा ना 42वां संविधान संशोधन, इसलिए वो चीज जब उसको शामिल कर लिया गया तो अब पावर किसके हाथ में आ गई, केंद्र सरकार के हाथ में, शिक्षा को लेकर के। अब वह नीतियां बना सकती है। और जो सबसे खास नीति बनाई, जो सबसे खास प्रोग्राम था, वह क्या कहलाता है, वह यही कहलाता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसका मतलब ही यह था कि साहब एजुकेशन प्रोवाइड करने से लेकर, बच्चे से लेकर राज्य सरकार हो, यूनिवर्सिटीज, स्कूल, कॉलेज इत्यादि के प्रशासन, कुछ मूलभूत नीति, नियम, कानूनों को उन्हें लेकर चलना पड़ेगा। शिक्षा के उद्देश्य होंगे, शिक्षण के उद्देश्य होंगे, शिक्षक को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, स्कूल्स में कैसा क्या सिलेबस रखा जाएगा, किन बातों को कॉमनली सभी राज्य सरकारों को रखना पड़ेगा, किन नियमों को फॉलो करना पड़ेगा सभी राज्य सरकारों को, सब अपने अपने अलग अलग नहीं बनाएंगे। उसका एडमिनिस्ट्रेशन आप अपने तरह से कीजिए, लेकिन जो एक नेशनल लेवल पर जो गाइडलाइन बनाकर दी गई, जो फ्रेमवर्क बना के दिया गया, उसको सभी राज्य सरकारें फॉलो करेंगे। उसको लागू करने के उद्देश्य से ही क्या, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को किसमें, समवर्ती सूची में। मामला क्रिस्टल क्लियर है साहब जी। तो इसका गठन होने वाला है, इसको पढ़ेंगे अपन, आगे भी पढ़ेंगे, अभी आएगा भी, एक रूपरेखा बना रहे हैं। अभी सच बात तो है कि कुछ नहीं पढ़ा रहा है, अभी केवल एक रूपरेखा बना रहे हैं कि हाँ साहब क्या क्या आने वाला है, बिगिनिंग टू एंडिंग। तो ये कुछ खास चीजें कहलाती हैं जो अपन ने देखा। एंशियंट से लेकर के अपन आगे तक चलेंगे, इन पर बात करेंगे। तो एंशियंट में एक बहुत ही खास हमारा इतिहास रहा है, मिडिवल में भी बहुत खास इतिहास रहा है साहब जी, मध्य भारत का, ना केवल भारत का बल्कि मध्य प्रदेश का भी रहा है। और इन डेटा के संदर्भ में आपने देखा साहब जी। क्लियर।
अलग अलग राज्यों में शिक्षा को लेकर के अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स हैं। खासकर स्कूल एजुकेशन को लेकर के हम बात कर रहे हैं। पहले काफी बिखराव था, स्कूल को लेकर के अलग चल रहा है, यूनिवर्सिटीज को लेकर के अलग चल रहा है। बाद में जब ये पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क आएगा ना, तो देखना कि सब एक हो जाने वाला है, सबका चीजें कॉमन हो जाने वाली है। यही वजह है कि आपने बहुत बाद में यूनिवर्सिटीज वगैरह को एक मानकीकृत प्रावधानों के तहत लेने के लिए, आप याद करो, मध्य प्रदेश का विश्वविद्यालय अधिनियम कब का है? 1973 वाला पढ़ना है आपको, यूनिट नंबर 3 में जो आपको दिया हुआ। वाई? ये वही चीज है जो आपको बताई, समवर्ती सूची, फ्रेमवर्क इत्यादि। उसमें जो फ्रेमवर्क है वो सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, यानी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई नीति साहब जी। बाद में एजुकेशन को लेकर पॉलिसी भी आएगी तो वो भी इसी से प्रभावित होने वाली है, और वो भी बाद में आएगी, 1988 में आएगी, ठीक, या 86 में आएगी। उसको लेकर के जो बनेगा नया वाला, वो 88 में बनेगा। ये बात सही है, जिसको नई शिक्षा नीति कहा था, हालांकि इसको अब अपन ने एनईपी 2020 को रिप्लेस कर दिया है। बात करेंगे उस पर भी डिटेल में। पर एक बात जो बताई, वो जो वजह थी, वो ये वाली वजह थी। क्लियर बात है? भारत में बहुत संख्या में स्कूल्स वगैरह हैं, डेटा डायरेक्टली नहीं पूछेगा, हो सकता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ ले साहब, तो वो भी अपन को लेकर के चलना पड़ेगा। शिक्षा, जैसे कि कहा आपसे, शिक्षा क्या मतलब है शिक्षा का साहब? आपको बताया सर्वांगीण विकास। हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ भारत में शिक्षा को लेकर एक डायनामिक अप्रोच रही है साहब जी। सभी प्रकार की पर्सनैलिटी विकसित हो सके, सभी प्रकार के गुण विकसित हो सके, चाहे सतोगुण हो चाहे रजोगुण हो इत्यादि। भारत जो परंपरा अपनाई जाती है उसको गुरुकुल परंपरा कहते थे, आचार्य कुल परंपरा करके कहा जाता था साहब। मध्य प्रदेश का इतिहास भी इसमें बहुत समृद्ध रहा है साहब, ठीक। खासकर उज्जैन क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, इन सभी को एक फेमस पुराने प्लेस के रूप में जाना जाता है, और यहाँ के विद्यालय बहुत ही फेमस रहे। चाहे संदीपनी आश्रम हो, उज्जैन में हुआ करता था, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण जी, सुदामा जी शिक्षा लेने के लिए गए। कौन सा? संदीपनी आश्रम। एक बहुत ही फेमस कहलाता है ऐतिहासिक काल का, उसका नाम है कापित्थिका गुरुकुल। कौन सा? कापित्थिका गुरुकुल। इतिहास में गुप्तकालीन यह विद्यालय कहलाता है। खास बात यह है, यह उज्जैन में हुआ करता था, पॉइंट नंबर 1। बहुत ही फेमस मध्य प्रदेश के गणितज्ञ, ज्योतिषाचार्य, नक्षत्र विज्ञानी, रसायन शास्त्री, मतलब मल्टी डायमेंशनल, उस जमाने का आप कह सकते हो साहब भारत का लियोनार्डो दा विंची, जिनको कहा जाता है वराह मिहिर। क्लियर? वराह मिहिर जी, उनके द्वारा अपने पिता की स्मृति में कापित्तिका, जो कि उज्जैन में पड़ता है, वहां पर इस गुरुकुल की स्थापना की गई थी। खास बात यह है कि भारत में आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे गुरुकुल पढ़ते हो। इस गुरुकुल की विशेषता ये थी कि यहाँ पर मैथ्स में स्पेशलाइजेशन करवाया जाता था। यानी कोई केंद्र फेमस है बौद्ध शिक्षा के लिए, कोई संस्कृत के लिए फेमस है, कोई व्याकरण के लिए फेमस है, यह वाला जो प्लेस फेमस हुआ करता था, यह मैथमेटिक्स के लिए फेमस हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखना साहब। क्लियर बात है? कौन सा प्लेस? कापित्थिका गुरुकुल, संदीपनी आश्रम इत्यादि वगैरह। गुरुकुल परंपरा बहुत ही सिंपल सी हुआ करती थी। सभी विद्यार्थी गुरुजी के आश्रम में आकर रहते थे। व्यक्ति के जीवन को 4 हिस्सों में बांटा गया था। बोले साहब ब्रह्मचर्य आश्रम, बोले 25 साल तक वहीं पर आप शिक्षा इत्यादि प्राप्त करेंगे। 25 वर्ष की आयु तक गुरुजी के पास में ही रहने वाले हैं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो इत्यादि वगैरह। आलोचना बस यही की जाती, बोले सर एक खास वर्ण विशेष के विद्यार्थियों को प्राप्त होता था, बाकी को नहीं मिल पाता था, उनको सुनने का भी अधिकार नहीं। तो ये चीज जरूर थी, परंतु बाकी सभी को मिलता था। ये चीज अपन देखते हैं, पूरी की पूरी एक व्यवस्था हमको यहाँ देखने के लिए मिलती है। आश्रमों में बांटा गया, 4 प्रकार के आश्रम, उसका पालन किया जाता था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भारतीय संस्कृति रही है, जो परंपरा रही है, उसमें हमारे 16 संस्कार बहुत ही फेमस कहलाते हैं, ठीक। उनमें से शिक्षा से संबंधित कई संस्कार हैं, लेकिन 2 बहुत ही फेमस कहलाने वाले। उपनयन संस्कार, यानी जिसको कहा जाता है विद्या का आरंभ,
अर्थात आपसे पूछा जाए कि साहब जी किस संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ माना जाता था, दैट इज उपनयन संस्कार। बोले कौन से नंबर पर आता है 16 में से, तो 16 में से तीसरे नंबर पर आता है, इस बात को ध्यान रखना अपन को साथ। क्लियर है? एक और होता था समाप्त करना, दैट इज समावर्तन। बोले सर एजुकेशन पूरी हो गई, अब हम घर जाएंगे अपने। समावर्तन, समाप्त करना एजुकेशन को, यह भी एक संस्कार हुआ करता। तो सारी चीजें विधिवत हुआ करती। गुरु दक्षिणा देते थे विद्यार्थी, तभी वह मुक्त हो पाते थे। गुरु दक्षिणा देना अनिवार्य था। ये सब चीजें हुआ करती थी। गुरु दक्षिणा में गुरुजी अपनी स्वेच्छा अनुसार मांग सकते थे, वो विद्यार्थी देते भी थे। अंगूठा भी मांग लिया तो अंगूठा भी दिया गया है, यही अपन पढ़ते हैं। आपसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह पूछ लेगा कि बोले समावर्तन कौन से नंबर का संस्कार है। डिजिट वाले क्वेश्चन कभी भी टफ होते हैं, वहां पर अपन उतने प्रिपेयर नहीं होती। बोले सर उपनयन तो हमको पता था, ये वाला तो हमको पता, पर बोले अब पूछ दिया क्या, अलग ही एक एंगल पूछ दिया। बोले साहब जी आपके 16 संस्कारों में से कौन से नंबर का संस्कार है, तो बिगिनिंग वाला 3 नंबर का है, जबकि एंडिंग वाला 11 नंबर का। क्लियर? इसको ध्यान रखना। भारत में वैसे भी किसी जमाने में 11वीं कक्षा के बाद में ही अपन कॉलेज में पहुंच जाते, मैट्रिक परीक्षा कहलाती ना, तो बाद में हुआ 12th वाला। क्लियर है? ये चीज अपन देखते थे आप जी। नई शिक्षा नीति सेम 11 वाला डिजिट, यही हुआ है। थोड़ी सा ध्यान रखना चीजें, कंटेंट वगैरह चर्चा में साथ। क्लियर? शिक्षा कौन देते थे? आचार्य देते थे, गुरुजी हमारे देते थे साहब जी। बहुत सारे आचार्य थे, उनको अलग अलग नामों से अपन जानते थे साहब जी। वैदिक काल का हमको उल्लेख मिलता था साहब जी। ठीक? तो वहां पर जो ऋषि मुनि या जो पुजारी इत्यादि वगैरह हुआ करते थे, उनकी संख्या भी तक बताई गई आपको। कितनी? 16 बताई गई है साहब जी। यानी इतनी विभिन्न विद्याओं में माहिर यह वर्ग हुआ करता था साहब जी। ये बहुत ही खास है। और सभी के काम अलग अलग होते थे, और उसके अनुसार ही उनको नाम भी दिया जाता था। किसी को होता कहा जा रहा था, किसी को अध्वर्यु कहा जा रहा था, किसी को उद्गाता कहा जा रहा था, किसी को ब्रह्मा। तो क्वेश्चन कई बार यहाँ पर ये होता है, बोले साहब होता किसको कह रहे थे, बोले साहब ऋग्वेद में यज्ञ कराने वाले को। ठीक? अध्वर्यु बोले यजुर्वेद के अनुसार, यानी यजुर्वेद में उन्हीं आचार्य को अध्वर्यु कह रहे थे। सामवेद में बोले उद्गाता, क्योंकि वो मंत्र को उच्चारण कर रहे थे। चारों वेदों को जानता हूँ, निरीक्षण करने वाले, बोले साहब वहां पर उनको ब्रह्मा कहा गया है। तो ऋग्वेद में बोले होता था, तो ऋग्वेद में आचार्य को कहा जाता था। यजुर्वेद में ये अलग अलग नाम हमको मिलते हैं। तो कुछ इस प्रकार की हमारी शिक्षा पद्धति हुआ करती साहब जी। 4 प्रकार के आश्रम है जो कि आपको बताए गए। 100 वर्ष का जीवन माना जाता था, 25-25 में उसको बांटा गया था। ठीक? और सभी के लिए यह अनिवार्य थे। सारे पक्षों का ध्यान रखा गया था, यानी कि ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, और संन्यास वाली बात तक हमको देखने के लिए मिलती था। तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज बिगिनिंग में थोड़ी सा अपन अन्य चीजों पर चर्चा की, हमारा समय वहां चला गया। तो इन विषयों पर हम चर्चा करने वाले कब? अगली क्लास में और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न हो, कोई फैक्ट, कोई कंटेंट को लेकर के दिमाग में कोई संशय हो या कुछ पूछना चाहते हो, तो आप अब पूछ सकते हैं। चलिए, तो इसी के साथ में आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।